तो अपन देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। तो ये क्या होगा, या तो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक। ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों, एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 8 12 16 ऐसे 20, 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। चलो भाई एग्जांपल्स इसका करते हैं एरोमेटिक का। देखो तो ये साइक्लोप्रोपिल कैटायन है, हाईली अनस्टेबल। ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम है ना, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ये करता है। आपको ऐसे भी देगा, आपको ना +2 करेगा और ना ऐसे ऐसे कर देगा। आपको क्या समझना है इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल ऐसा दिख रहा होगा, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, मतलब ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कैसे फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में रहेगा। कैसे फॉर्म में रहेगा ये, आयनिक फॉर्म में रहेगा। अब मैं नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक तो होगा ही नहीं, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। नॉन एरोमेटिक की बात करता हूं। नॉन एरोमेटिक में देखो ये इसको ये नहीं 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 काउंट होगा, ये रेजोनेंस में इसके साथ नहीं है ना, नीचे रिंग में थोड़ी आ रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन पे जो भी कुछ चार्ज रहेगा वो रिंग में आएगा क्या, नहीं आएगा ना, वो ऊपर ही रहेगा उसके पास। ये बोल रहा हूं, इस बॉन्ड में पोलरिटी है तो पोलरिटी ज्यादा हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। पोलरिटी ये मेंटेन होने से ये एरोमेटिक हो जा रहा है रिंग, क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा, है ना। ऐसे नॉन एरोमेटिक के एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। देखो ये नॉन एरोमेटिक है, और भी कर सकते हैं ऐसे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन पूरे रिंग में डिलोकलाइज्ड नहीं है। चलो ये हो गया, क्या लिखा लुखाया है आपको। एक देखते हैं स्क्वायरिक एसिड। कौन सा एसिड, स्क्वायरिक एसिड। ये क्या होता है, इसमें ना ये है स्क्वायरिक एसिड, इसके दोनों प्रोटॉन को निकाल दिया जाए, इसको और इसको। तो क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरे सिस्टम में डिलोकलाइज होता है। कैसे डिलोकलाइज होता है देखेंगे ध्यान से। देखो ये बॉन्ड यहाँ, तो ये बॉन्ड यहाँ, है ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 मिनट 1 मिनट रुको, 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए बस।
डायगोनल मूव करेगा, नहीं तो वैलेंसी गड़बड़ा जाएगा कार्बन। चलो ठीक है, चलो देख लो इधर सुधर जा पाएंगे। ये ऐसे करके ये क्या करता है, ये चार मतलब ये चारों कार्बन पे घूमते रहता है। तो हम क्या बोल देंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज किसमें घूम रहा है, एक बार ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, एक बार ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, मतलब वो पूरा नेगेटिव चार्ज, या बोलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज नहीं घूम रहा है, कौन घूम रहा है एक्चुअल में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पूरे रिंग में घूम रहे हैं। तो देखो हाँ ये देखो ना, यहाँ से यहाँ, तो ये अब आएगा ना, तो मान लो ये यहाँ है, ये यहाँ और ये यहाँ, या देखो ये यहाँ है, ऐसे आएगा है ना, ये यहाँ और ये 180, देखो ये और 180 हुआ ऐसे। तो हम इसको बोल देंगे दो नेगेटिव चार्ज है, कितने एटम पे घूम रहा है, 4। तो कितना कितना नेगेटिव पाएंगे, एक एक ऑक्सीजन आधा हाफ हाफ। तो स्क्वायरिक एसिड के ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं भाई, हाफ हाफ है ना, और ये डबल बॉन्ड भी ऐसे पार्शियल है। चलो बना बुनाया है आप लोगों के पास। तो इस स्क्वायरिक एसिड में रेजोनेंस के कारण इसकी जो एसिडिटी होती है वो कितनी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे होती है। कैसे होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के जैसे इसकी एसिडिटी होती है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जितना एसिडिक होता है उतना ही ये एसिडिटी शो करता है, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस बहुत ही क्या है भाई, स्टेबल है रेजोनेंस से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो सकता है, या तो एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। कभी भी एरोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है क्या क्या हो सकता है, वो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें होना चाहिए मिनिमम कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 होना चाहिए, है ना। चलिए तो अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, देख रहे हो क्या आप लोग, 3 मेंबर्ड रिंग वाला, 4 मेंबर्ड रिंग वाला, फिर 5 मेंबर्ड रिंग वाला। चलो देखते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो चलो बाकी तो सिंपल है, कुछ कुछ जो है उसको बता रहा हूं। ये मान लो हम लोग रिंग को मूव कराते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये देखो यहाँ पे क्या लगा दिया है उसने, बोरॉन लगा दिया, क्या लगा दिया है, बोरॉन। बोरॉन के साथ और कुछ जोड़ देगा, आर या एच वगैरह। तो क्या है, वेकेंट, इसके पास पीजेड ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भाई,
ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये खींचेगा ना बोरॉन, तो देखो कैसे दिखेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ये R और ये पॉजिटिव। अब क्या दिखा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे दिखेगा ये, एंटी एरोमेटिक। कैसे दिखेगा भैया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब दिया है जब भी कभी कोई रिएक्शन में, जब भी कभी कोई रिएक्शन में आपको क्या मिल जाए, साइक्लोब्यूटाडाइइन मिल जाए। क्या मिले, साइक्लोब्यूटाडाइइन। ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। और इसमें ना ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। दोनों क्या होते हैं, ये एंटी एरोमेटिक है ना। तो एंटी एरोमेटिक होता है ना, अनस्टेबल होता है। ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डाइमेराइज हो जाते हैं। डाइमेराइज कुछ नहीं भैया, 2+2 क्या है, ये साइक्लो एडिशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2+2 साइक्लो एडिशन। आगे चल के आप लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में मैं पढ़ाऊंगा साइक्लो एडिशन। ये डाइमेराइज हो जाते हैं, देखना कैसे दिखेगा। तो ये और ये डाइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइमर। तो आपको अगर ऑप्शन में ये मिले और ये मिले तो कौन सा टिक करोगे, ये करोगे। क्योंकि वो बनने के बाद तुरंत ही क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। और ये कैसे होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, समझ आया क्या आप लोगों को। रहे कि मतलब ये एंटी एरोमेटिक है साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये जैसे ही तुरंत कुछ सेकंड में मतलब डाइमेराइज होकर ये प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। जी मैम जी। साइक्लोब्यूटाडाइन जो है नॉन एंटी एरोमेटिक है ना, तो कुछ देर में क्या होगा, डाइमराइज होगा और ये नॉन एरोमेटिक में बदल जाता है। लिखा हुआ है भाई इसमें कॉपी में, है ना। और जो साइक्लोब्यूटाडाइन है ना, उसका शेप स्क्वायर नहीं होता है, वो क्या होता है भैया, रेक्टेंगुलर होता है ना। क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। जो डबल बॉन्ड है वो वाले कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, और उस वाले का बड़ा होता है ना। डबल बॉन्ड है वो वाले कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, और बाकी का क्या होता है, बड़ा होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही कंपाउंड है बेंजाइन। बेंजाइन भी क्या होता है भाई, एरोमेटिक है। बेंजाइन क्या है, एरोमेटिक है। लेकिन हम तो पढ़ते हैं बेंजाइन क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये भी क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें आप। रिंग स्ट्रेन है वो, रिंग स्ट्रेन है वो, रिंग एंड एंगल स्ट्रेन है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की। बात करेंगे कैसे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की।
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है ना, नेवर एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम क्या होगा, नेवर एंटी एरोमेटिक। चलो, एरोमेटिक होगा तो सिस्टम दिया हुआ है आप लोगों को बहुत सारा, जैसे कि देखो ये, इसको ऐसे भी बना के देगा -2, ये एरोमेटिक होता है भाई, ऐसे बना के देते हैं। हाँ, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। चलिए, और ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन ये हो जाएगा। फिर बेंजीन आप लोगों को पता है। फिर ये पायरॉल, क्या है ये, पायरॉल नाम से जानिएगा भाई, पायरॉल ये क्या है, अच्छा आयोफीन, ये है फ्यूरेन, ये है फ्यूरेन। फिर बेंजीन तो सब लोगों को पता है, नहीं लिखूंगा मैं। पिरिडीन है ना, क्या बोलते हैं इसको, डायजीन। ठीक है, ये बोलना ट्रोपोलियम कैटायन, प्रोफाइलियम कैटायन बोलते हैं इसको। ये सारे एरोमेटिक हैं भाई, है ना, सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक हैं। ऐसे तो इसमें बोरान लगा के भी दे सकता है, ऐसे R लगा देगा या H लगा देगा, तो ये पॉजिटिव सेंटर मानेंगे इसको, क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। चलो, बात अभी कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट को समझिएगा आप लोग, मैं बता रहा हूं बात को, तो मिटा देते हैं। नोट को समझिएगा वो क्या कह रहा है, पढ़ो नोट। पहला क्या बोल रहा है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैज टेंडेंसी टू डिक्रीज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इटसेल्फ। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या टेंडेंसी होती है कि वो ना पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को कम करना चाहता है। इस कम करने के लिए वो किसकी ओर जाता है, नॉन प्लेनरिटी की ओर जाता है। नॉन प्लेनरिटी की ओर जाएगा तो रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, और रेजोनेंस खत्म होने से उसका जो एंटी एरोमेटिक जो कैरेक्टर है वो किधर चले जाएगा, नॉन एरोमेटिक की ओर चले जाएगा। स्मॉलर रिंग मूव टुवर्ड्स नॉन प्लेनरिटी हार्डली, मतलब जो स्मॉलर रिंग है उसमें क्या होता है, रिंग स्ट्रेन एज वेल एज एंगल स्ट्रेन होता है, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता आसानी से ड्यू टू स्ट्रेन, इसलिए वो नॉन प्लेनरिटी की ओर मुश्किल से जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो छोटे रिंग होते हैं ना, स्मॉलर रिंग होते हैं, उसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिस
में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जिस भी कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो छोटे रिंग में क्या ज्यादा होता है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसे ही याद रखना एरोमेटिक कैरेक्टर भी छोटे रिंग में ज्यादा होता है। क्या समझे, एरोमेटिक कैरेक्टर छोटे रिंग में भी ज्यादा होगा और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर भी छोटे रिंग में ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी अलग अलग होगी यार। जैसे रिंग एंटी एरोमेटिक है तो कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल, बड़ा रिंग ज्यादा स्टेबल। लेकिन छोटे और बड़े रिंग दोनों एरोमेटिक है तो कौन रिंग ज्यादा स्टेबल, छोटा रिंग ज्यादा स्टेबल। एंटी एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बड़ा रिंग, क्योंकि डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा वहां पे और वो नॉन प्लेनरिटी की ओर जा सकता है। कौन सा, बड़ा रिंग, इसलिए बड़ा रिंग स्टेबल होता है। तो नोट 2 में वही दिया है, aromatic compounds has tendency to increase the delocalization of pi electron in itself for the purpose it moves towards प्लेनारिटी। वो जस्ट उल्टा बात करेगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन को कम करता था तो ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। वो नॉन प्लेनारिटी की ओर जाता था तो ये किधर जाएगा, प्लेनारिटी की ओर जाएगा। स्मॉलर रिंग है, रिंग्स मूव टुवर्ड्स प्लेनारिटी इजिली। स्मॉलर रिंग क्या होता है, जल्दी प्लेनारिटी की ओर जाता है। वो क्या बोल रहा था, स्मॉलर रिंग नॉन प्लेनारिटी की ओर हार्डली जाता है। जस्ट बदल दिया स्टेटमेंट को इसने कि स्मॉलर रिंग मूव टुवर्ड्स प्लेनारिटी इजिली while larger rings move towards planarity hardly. That means smaller rings possess more aromatic character than larger rings. इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दिया हूं। छोटा रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर एज वेल एज एरोमेटिक कैरेक्टर दोनों ज्यादा होंगे। अब आपको स्टेबिलिटी देखना है तो क्या देख लोगे कि एरोमेटिक जो ज्यादा है वही ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो छोटे रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर है तो छोटा रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और बड़ा रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बस यही चीजें याद रखना है। तो इसी को इलिस्ट्रेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं, देखना। ये एंटी एरोमेटिक है और ये भी एंटी एरोमेटिक है। ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। छोटे वाले की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, बड़े वाले की ज्यादा। अब मैं बात करता हूं एरोमेटिक कंपाउंड, किसकी बात करूंगा मैं, एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूंगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूंगा ना, तो एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा, छोटे की ज्यादा। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, हाँ, फिर छोटे वाले की ही ज्यादा होगी। एरोमेटिसिटी जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, एंटी एरोमेटिसिटी जिसकी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मोर एड, हाँ हाँ, नहीं देखो कोई भी, मैं बोल रहा हूं एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जहां कम होगा वो ज्यादा स्टेबल। तो एंटी एरोमेटिक ये कम है ये ज्यादा है, तो एंटी एरोमेटिक कम ये है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। इसमें आते हैं तो एरोमेटिक ये ज्यादा है तो मोर एरोमेटिक मोर स्टेबल। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, अनस्टेबल। मिटा दें, आगे चलते हैं। अब कार्बोकेटायन में ला लिया वो एरोमेटिसिटी का फैक्टर। तो क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, वो हमेशा याद रखना आप लोग, लेकिन वो कार्बोकेटायन पढ़ोगे तब आएगा यार। चलो उसको कार्बोकेटायन में ही बताऊंगा। चलो इसमें देख लेते हैं, अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे।
चलो भैया पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? अलाइलिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है। ये डबल एलाइलिक है। ये क्या है? बेंजाइलिक है। और ये ऐसे क्या है? सिंपल, या ये हाइपर कंजुगेशन वाला है। क्या वाला है ये? हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है। यहाँ अल्फा है, अल्फा एच और अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा कौन होगा स्टेबल? एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी कौन? छोटा रिंग ज्यादा स्टेबल। तो 1 2 3 और चौथा नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर तीसरा नंबर। एरोमेटिक के बाद क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक। कौन सा नंबर है? 6 नंबर ना, 6 नंबर। बेंजाइलिक के बाद 2 एलाइलिक, 5th नंबर। उसके बाद 1 एलाइलिक, कौन सा नंबर? दूसरा। फिर हाँ हाइपर कंजुगेशन वाला 7th नंबर। फिर सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट एंटी एरोमेटिक। तो हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद हम लोग क्या देखेंगे? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के बाद क्या देखेंगे? एलाइलिक। एलाइलिक के बाद क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन वाला। उसके बाद एंटी एरोमेटिक देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? एंटी एरोमेटिक। हाँ जी, डबल एलाइलिक कैसे है? ये देखो, ये एलाइलिक सिस्टम दिख रहा है, ये एलाइलिक दिखा, ये दिख रहा है, ये एलाइलिक दिख गया। अब ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां से हट के 1 2 3 यहां जाएगा तो ये एलाइलिक बन जाएगा फिर, है ना। मतलब ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए मैंने उसको क्या बोला? डबल एलाइलिक बोला। समझ आ गया क्या आप लोगों को? आ गया क्या? हाँ हाँ। ऐसे ही कार्बेनाइन का भी होता है, सेम टू सेम किसका होगा? कार्बेनाइन का भी होगा यार। चलिए आगे चले। तो एनायन की स्टेबिलिटी आप लोग कर लेंगे क्या, कि बताना पड़ेगा? बताइए, बताओ कि कर लेंगे। हाँ यही, पहले एरोमेटिक देखोगे, फिर बेंजाइलिक देख लेना, फिर अलाइलिक देख लेना, फिर हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल एनायन नहीं होता है। एनायन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल तब होगा जब -H लगेगा। तो अल्फा एच अगर मान रहे हो एनायन का अल्फा एच वाला हाइड्रोजन स्टेबल करेगा तो गलत बात, नहीं करेगा। हाँ सबसे लास्ट में ले लेना। नहीं मतलब एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल ही होगा वो, एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में। मतलब वही सीक्वेंस फॉलो करोगे, हाइपर कंजुगेशन से बस स्टेबल है करके मत मानना। समझ रहे हो जाएगा क्या? हाँ नहीं होता है। ऐसे ही आपको कर लोगे ना एनायन का। किसी को तकलीफ है तो बताइए। मैं अब आपको देखो, एक दो मैं कुछ दे देता हूं। देखो इधर देखो ध्यान से, ये Ha और Hb और ये Hc
वही कार्बोकेटाइन, मतलब ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो यही बता देता हूं मैं, देखना एच डी एच ई, अच्छा वो बना रहा है एच ई और एच ए। चलो, तो क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। चलो, एसिडिटी जब भी पूछे ना, क्या निकालना आप लोग, H+ निकालना। क्या निकालोगे, H+ और क्या बनाओगे, एनायन। H+ निकालना और क्या बनाओगे, एनायन बनाओगे भैया पहले तो, है ना, एनायन बना दी। अरे ये ना ऐसे था जी, ऐसे। चलो ऐसे एनायन बना लेना, मैं ऐसे ही सिखाया हूं, एसिडिटी बेसिसिटी जब भी पढ़ाया हूं आप लोगों को। अब इस एनायन की स्टेबिलिटी जो होगी वही क्या होगी, एसिडिटी का ऑर्डर होगा। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही उसकी एसिडिटी होगी। चलिए देखें आगे, ये एनायन कैसा बन रहा है, अलाइलिक। ये कितना कैसा है, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, एलाइलिक है, डबल एलाइलिक है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 4 6 और 8। और ये क्या है, बेंजाइलिक है। क्या है ये, बेंजाइलिक। सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, एरोमेटिक स्टेबल। तो एरोमेटिक कौन से नंबर का है, Hb। तो क्या बोलूंगा मैं, Hb। फिर और कौन एरोमेटिक है का, नहीं है कोई एरोमेटिक। अब किसको बोलेंगे हम लोग, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कौन है, HF है। उसके बाद डबल एलाइलिक Hd, फिर एलाइलिक है HA। और कौन है, अब एंटी एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल है, बड़ा रिंग वाला ज्यादा स्टेबल, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, He। सबसे कम स्टेबल कौन है, छोटा वाला, मतलब H। तो यही एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए क्या, चलिए ऐसे हो गया है। समझ गए ना, ऐसे बनाएंगे आप लोग। मिटा दें हम, हो गया, चलो चलो। एंटी एरोमेटिक लिख दिए, अरे छोड़ो, मैं जो लिखाया था उसको करो, ठीक है, मैं लिखाया था उसको कर लो, कंफ्यूज हो जाएगा, होगा मन में। ये H,
ये HA बोल दिया इसको, और इस वाले को HB बोल दिया, और इस वाले को बोल दिया HC। तो अपन को HA, HB और HC के एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? HA, HB और HC के इसका एसिडिटी का ऑर्डर हमको बताना है। चलिए भैया, हम क्या करेंगे, हम H+ निकालेंगे और एनायन बनाएंगे। ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है, ये भी एरोमेटिक है ना। अब देखो एनायन बना है, ये एंटी एरोमेटिक छोड़ दो, एंटी एरोमेटिक तो लास्ट हो जाएगा इसकी एसिडिटी। इन दोनों में देखो एनायन बना है और इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इससे लगे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? 5। एंटी एरोमेटिक है, सॉरी एरोमेटिक है और एनायन है, और इससे क्या लगे? 5 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, CF3। कौन ज्यादा स्टेबल? विथड्रॉइंग वाला, क्योंकि एनायन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? HC, फिर HA, फिर HB। HB सबसे कम एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि वो एंटी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसका जो कॉन्जुगेट बेस है ना, किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? एंटी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कंजुगेट बेस किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? एंटी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ गए क्या आप लोग? चलो बना लो भैया। मिटा दें? चलो भैया आगे चलो। अब देखते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो सिस्टम अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला है तो क्या क्या हो सकता है? वो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। वो नेवर एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं हो सकता। पलट लो यार, अब पलट लो, पलट लो, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाले में आ जाओ। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो सकता है? या तो सिस्टम एरोमेटिक होगा या फिर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो उसमें एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं नेफ्थलीन का। फिर ये 10 एनुलिन में दोनों एक में क्या होता है? रिपल्शन होता है, और वो क्या हो जाते हैं? रिंग नॉन प्लेनर हो जाता है, और क्या हो जाता है? वो नॉन एरोमेटिक, है ना। 10 एनुलिन का एग्जांपल बताया था मैं, नॉट डिलोकेलाइज लिखा हुआ है। कहाँ पे? ब्रिज वाला? कहाँ ब्रिज वाला? इधर आ गए क्या आप लोग? अरे चलो चलो, अब मैं भी आ जाता हूँ इधर। एजुलिन समझते हो? एजुलिन क्या है? ये देखो एजुलिन आप लोगों को समझाता हूँ। ये एजुलिन, चलो देखो क्या है एजुलिन का कमाल। ये है ये और ये और ये, ठीक है। अब देखो इधर देखो ध्यान से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। अब कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, तो ये नेगेटिव, ये देखो क्या बन गया? साइक्लोपेंटाडाइनाइल
एनायन, और यहाँ पे क्या बन गया, क्या बन गया, क्या हो गया जी, प्रोपाइलियम कैटायन टाइप का दिख रहा है ना। चलो इसको देखो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, अब एकदम एक्चुअल में दिखेगा आपको। ये ये नेगेटिव चार्ज, ये देखो दिखा। दोनों सिस्टम क्या है, दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक। इसमें क्या पाया जाता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। किसमें, एजुलिन में। तो जैसे ही लोग एरोमेटिक देखते हैं ना, मतलब हाइड्रोकार्बन देखते हैं, वो क्या टिक कर देते हैं, वो कैसा है, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता कर। हाइड्रोकार्बन कहाँ पोलर होता है यार, वो तो नॉन पोलर होता है ना। लेकिन एजुलिन में चार्ज सेपरेशन होता है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के कारण एजुलिन में चार्ज सेपरेशन होता है, और एजुलिन क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट वाला कंपाउंड होता है भाई। चलो देखो आगे चलो, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, नीचे में बनाया है ना। मैं जिसको पहले बनाया ना, डायगोनल मूवमेंट मतलब, हाँ वो ना नीड के हिसाब से हुआ है जी, है ना। नीड के हिसाब से मतलब जिधर अपन को इलेक्ट्रॉन ले जाना है, अगर देखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे किया हूं मैं कि इस रिंग पे नेगेटिव आए और इस रिंग पे पॉजिटिव, तभी एरोमेटिसिटी दोनों में मेंटेन रहेगा, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है और कुछ नहीं, है ना। तो ये ऐसे रहता है, ये लिखा हुआ है, सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एजोलिन इज पोलर हाइड्रोकार्बन, इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0.8 dBi, ठीक है। और एक ब्रिज वाला कंपाउंड दिया है आप लोगों को, मतलब ना ये जो 10 एनुलिन था जी, क्या था, 10 एनुलिन था। क्या एनुलिन, 10 एनुलिन जो था ना, ये देखो ये 10 एनुलिन है, इसमें एक H और एक H था। तो उस हाइड्रोजन को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, ब्रिज से। किससे, ब्रिज से। अब उस ब्रिज में मैं क्या लगा सकता हूं, चाहे CH2 लगा सकता हूं, S लगा सकता हूं, या O लगा सकता हूं, या NH लगा सकता हूं, कुछ भी लगाऊं, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा। क्या होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा, है ना। बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बारिश गुड, वेरी गुड। बारिश के मौसम में बारिश तो होना चाहिए, तो बारिश नहीं होती। भाटा गांव में पेड़ को काट दिए ना ज्यादा, बस स्टैंड बना है तब से वहां पर पोल्यूशन। चलो आगे आ जाओ भैया, एरोमेटिसिटी बहुत लंबा टॉपिक है, आज इसको खत्म करना चाहिए। चलो अब कुछ सिस्टम दिया हुआ है, वो जो डॉट डॉट दिखा है वो कार्बन है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम दिया है। देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, गिनते हैं, एक, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10। एरोमेटिक लिखा हुआ है, एरोमेटिक है। हाँ जी, डॉट डॉट है ना वो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड के आसपास में डॉट डॉट दिख रहा होगा आप लोगों को, वो देखो 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 यहाँ पे मैडम, हाँ डॉट डॉट दिख रहा है वो कार्बन। फिर आप लोगों को ये चीज दिख रहा होगा, देखो तो, ये देखो ये सब सिस्टम दिख रहा है, कर लेंगे इसको, कर लेंगे ना, कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें, जो चीज लिखा हुआ है वही है। ये देखो सब लोग देख लो भाई, ये वाला पेज एरोमेटिक लिखा है, एरोमेटिक। किसी को भी कुछ भी तरीके का डाउट हो तो मेरे से पूछ लो अभी, या फिर नहीं होगा तो बाद में पूछ लो, ठीक है ना। आगे बढ़ूं मैं, बेवजह टाइम पास नहीं कर सकते, है ना।
देखो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन ऐसा है कि नेट जब शुरू शुरू हुआ था ना तो बहुत आता था। अब क्या हुआ है, इसके क्वेश्चन आसानी से नहीं आते हैं। मतलब आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको नहीं मिलते हैं एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन। नेट लेवल पे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एरोमेटिसिटी, लेकिन हमको जरूरत पड़ता है एरोमेटिसिटी का कि हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उसके बाद एरोमेटिसिटी आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एरोमेटिसिटी। हैलोजन एक्सेप्टर के क्वेश्चन आते हैं, बाय रेडिकल के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में थोड़ा रोल होता है इसका बाय रेडिकल का। तो आगे चलते हैं इसमें, इसलिए मैं इसमें टाइम पास नहीं कर रहा हूं ये ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चंस में। चलो हाँ, HClO4 क्या दिया हुआ है? चलो देखो तो इधर आप लोग, मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। ये एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पूछा है इसमें। चलो बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे हैं। देखो भैया इधर देखो, चलो चलो देखो, अब रिंग को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। इधर शिफ्ट कर लिए ना, एक तरफ शिफ्ट कर लूं क्या पहले से? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है पूरा कंपाउंड, है ना। अगर हम किधर भी शिफ्ट करें, इधर शिफ्ट करें मान लो, तो ये रिंग एरोमेटिक और ये क्या है, ये क्या है एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये नॉन एरोमेटिक, मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, टूटेगा ही नहीं डबल बॉन्ड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि एक रिंग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, दूसरा रिंग एरोमेटिक होगा ना तो शिफ्ट नहीं होगा बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कई बार क्वेश्चन क्या पूछ देते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट एग्जिस्ट किस में रहेगा, जिसमें दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आएगी ना, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज। जैसे कि देखो तो इधर नेगेटिव आने से इसको एरोमेटिसिटी मिल गया, इधर पॉजिटिव आने से इसको एरोमेटिसिटी मिल गया, है ना, मिल गया ना। तो ये शिफ्ट हो गया यार। अब इधर शिफ्ट होने से एक तरफ एरोमेटिक और एक तरफ एंटी एरोमेटिक, ये बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कराएंगे। इधर देखो ध्यान से, इधर ऊपर की ओर शिफ्ट कराने से ये देखो ये एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया ना एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। अब एरोमेटिसिटी किसका ज्यादा, छोटे वाले का ज्यादा, पहला फिर तीसरा फिर दूसरा। किसका किसका, पहला फिर तीसरा फिर दूसरा, ये दोनों एरोमेटिक हैं और ये कैसा है, सॉरी नॉन एरोमेटिक। समझ गए क्या आप लोग? अब एक क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। ये कार्बोनाइल कार्बन है ना, दूसरा ऑप्शन पहला ये। मूव करा के देख लेते हैं, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक, है ना जी। एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये
ये डायपोल मोमेंट, ये डायपोल ऐसा बनेगा क्या? नहीं बनेगा मोमेंट। डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा इसका, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा तो बहुत कम समय के लिए करेगा। अब इधर देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बन रहा है? एरोमेटिक। क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा? एरोमेटिक वाले का। तीसरा का, फिर पहले का, फिर दूसरे का। ये क्यों डायपोल मोमेंट कम है? क्योंकि इसमें चार्ज का शिफ्टिंग कराने से क्या बन रहा है? एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हो ना? चलो, चलो तो आगे बढ़ो, अगला पेज निकालो। लिखने उठने का तो नहीं है ना? हाँ, नहीं लिखने का तो मिटाते ही भैया फिर ना। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। चलो, फेरोसिन दिया है, सैंडविच कंपाउंड, क्रोमोसिन दिया है ना? चलो 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 चलो, तो ये क्या होते हैं? सब एरोमेटिक होते हैं। इस कंपाउंड के बारे में कहानी सुने हो? इस कंपाउंड के बारे में कहानी सुने हो आप लोग? सुने हो? क्या कहानी? ये कंपाउंड, ये क्या रहता है? ये रिंग पहले साइक्लोब्यूटाडाइन क्या रहता है? क्या रहता है? अरे बोलो भाई, एंटी एरोमेटिक रहता है यार। एंटी एरोमेटिक रहता है ना। जब ये आयरन से कोऑर्डिनेट होता है तो रिंग क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है। एरोमेटिक हो जाता है, दैट मीन्स क्या करता है? आयरन इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या करता है? रिड्यूस करता है। आयरन इसको क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देके रिड्यूस करता है ना? तो ये 8, 8 से 14, 14 और 4, 18 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं, है ना? कैसे 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? देखो, इसका चार्ज आगे मैं पढ़ाऊंगा ना आपको। क्या पढ़ाऊंगा? हैप्टिसिटी। ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ाऊंगा ना, तो ये ईटा 4 है। क्या है ये? ईटा 4। जितनी हैप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और ये एक कार्बोनाइल कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2। तो 3 कितना देगा? 6। टोटल कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये एंटी एरोमेटिक से कोऑर्डिनेशन के बाद ये रिंग क्या हो जाता है? एरोमेटिक हो जाता है ना? चलो भैया, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड देखो तो क्या हंसी हंसी किया है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में देखना, इसको कोई रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग? कोई रिएजेंट से। किससे? रिएजेंट से। तो रिएजेंट, ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर शिफ्ट होगा ना, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव है वहां न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़े रहेगा, और नेगेटिव है वहां इलेक्ट्रोफाइल आयन पेयर के फॉर्म में जुड़े रहेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। एक आध एग्जाम्पल, जैसे कि ये HClO4 है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा,
तो नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पॉजिटिव, और ये ClO4 माइनस ये काउंटर आयन के फॉर्म में यहाँ रहेगा। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी, क्वासी बीच का, क्वासी मतलब होता है बीच का। चलिए आगे चलें। चलिए भाई, दिखा है क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट विथ AgX? प्रेसिपिटेट ऑफ AgX व्हेन ट्रीटेड विथ AgMO3। चलो इसका ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। देखो तो ये हो गया क्या? मिटा दूं? चलिए भैया देखो, AgNO3 से जब कोई हैलोजन युक्त कंपाउंड, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो? हैलोजन हो, कुछ भी बोल देते हैं अपन, ये कोई कंपाउंड है जिसमें क्या है? हैलोजन है, ठीक है? तो क्या बनाता है? AgX का प्रेसिपिटेट PPT बनाता है। और अब जो भी बनाता है हमको नहीं पता, मतलब वो NO3 वो एनायन बना के निकल जाता है, उसके सब काउंटर है। तो अपन को क्या मिलता है? AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब AgX का प्रेसिपिटेट कब मिलेगा? AgX का प्रेसिपिटेट कब मिलेगा ये देखेंगे। तो आपको मैं कंडीशन बताता हूं, देखना ध्यान से। मैं जब कार्बोकेटाइन पढ़ाऊंगा तो भी इसको पढ़ाऊंगा आगे चल के, है ना? एरोमेटिक पढ़ा रहा हूं तो भी पढ़ा रहा हूं। तो प्रेसिपिटेट तब मिलेगा जब X के रिमूव होने के बाद, X के रिमूव होने के बाद मेरे को क्या मिले? एरोमेटिक कैटायन मिले। क्या मिले? एरोमेटिक कैटायन मिले, 3 डिग्री कैटायन मिले। मतलब 3 डिग्री कैटायन मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिले, या फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन मिले। क्या मिले? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, या क्या मिले? बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मिले। क्या मिले? बेंजाइलिक। इस कंडीशन में X रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बोला मैं? अगर हैलोजन के रिमूव होने से एरोमेटिसिटी आती है, या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनता है, उस कंडीशन में X रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलो आते हैं। समझ गए क्या? एक आध एग्जाम्पल करें। चलो कठिन कठिन वाला थोड़ा कराता हूं। ये आया हुआ क्वेश्चन है भैया, अभी जो बना रहा हूं ना, नेट 2014 का क्वेश्चन है। जब मैं नेट पहली बार दिलाया, नेट में पहली बार दिलाया था, तो AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बनाएगा? X कौन से फॉर्म में निकलेगा? X माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाएगा, NO3 यहाँ कॉन्ट्राइल के फॉर्म में रहेगा, ये बाहर चले जाएगा सॉल्यूशन, और मेरे को क्या मिलेगा? AgX का प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन होगा क्योंकि मेरे को जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है?
एरोमेटिक है। क्या है कंपाउंड? एरोमेटिक है। चलो इधर देखो तो एक और देखो जो ना गलत करवाने वाला क्वेश्चन है। गलत करवाने वाला कैसे है भैया? देखो है ना, AgNO3 के साथ रिएक्शन इसका कराएंगे ना तो ये निकलेगा, निकल गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो काहे का एंटी एरोमेटिक, देखो तो ये देखो, देख लो ना पहले, ये देखो अब क्या दिखा भैया, इधर से एलाइलिक, इधर से सब्स्टिट्यूटेड, वेरी स्टेबल। दो फैक्टर है इसमें स्टेबिलिटी के, एक तो एलाइलिक है, दूसरा क्या है? सब्स्टिट्यूटेड। एलाइलिक रहेगा तो मत निकालना हाइड्रोजन को भैया, एलाइलिक उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ना, तो एलाइलिक कंडीशन में नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे कौन से कंडीशन में? सब्स्टिट्यूटेड। देखो भैया यहाँ सब्स्टिट्यूटेड है यार, आगे चल के सब्स्टिट्यूटेड बन जा रहा है। समझ गए क्या आप लोग? अरे समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? क्या इस कंडीशन में AgNO3 रिएक्ट करेगा इससे? कर लेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा भैया, देखो इधर, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कहाँ से रिएक्ट करेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा ना, रेजोनेंस में है ब्रोमीन इससे, तो ये रिएक्शन क्या होगा? नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। मिटाऊं ये सब? उधर उधर नहीं मिटा रहा हूँ, उधर नहीं मिटा रहा हूँ, ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और करा देता हूँ। ये देखो Cl दिया है, क्या है भैया? ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा यार, है ना, तो ये भी रिएक्शन AgNO3 के साथ नहीं होगा। चलो यार अब बहुत हो गया। हम्म हम्म। चलो मिटाएं, हो गया भैया, लिख ली। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ, पलटो पेज, पलटो भैया, मीजो आयनिक कंपाउंड में आओ। मीजो आयनिक कंपाउंड, तो मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कुछ नहीं होते। क्या होते हैं? वो कुछ नहीं होते। गिवन बाय बेकर एंड ओलिस, एन फिनाइल सिडनोन। क्या है ये? एन फिनाइल सिडनोन। तो मीजो आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दोनों टाइप के चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं। एन फिनाइल सिडनोन इस टाइप का एग्जांपल है। और मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्या होते हैं? मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई? एरोमेटिक। मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। मीजो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे आइए, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है?
होमो एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ना एकाध जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड होता है। एकाध कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिड होता है। वो प्लेनर रिंग के ऊपर एग्जिस्ट करता है। क्या करता है वो, प्लेनर रिंग के ऊपर एग्जिस्ट करता है और बाकी रिंग में प्लेनरिटी होती है। बाकी रिंग में क्या होती है, प्लेनरिटी और डिलोकलाइजेशन होता है। जैसे देखो इधर भैया बताता हूं, इधर देखो, आप कोई भी एक तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करा लेते हैं, वहीं पे क्या करेगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या दे देगा, प्रोटॉन देगा। यहाँ पे प्रोटॉन देगा, यहाँ पे प्रोटॉन दे दिया तो H एक था, अब क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो अब कैसे दिखेगा, ध्यान से इसको बनाता हूं। एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 8 कार्बन हो गया ना। तो ये अब ये जो 7 कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ना, ये 7 कार्बन है ना, ये देखो, ये HA है, ये HB है और ये HC है। ये जो 7 कार्बन है ना, उसके ये क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं, और इन p ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, है ना। ठीक है, इसको छोड़कर भैया, किस कार्बन को छोड़कर, क्योंकि वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। क्या है वो, आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग HA HB HC HD, ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग देखो, ये क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये जो रिंग करंट निकलेगा किधर से जाएगा, रिंग करंट जो जाएगा ना वो इधर से जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, इसको शील्डिंग करेंगे। HA पास में, HB थोड़े दूर में, है ना, और ये क्या है, ये ऊपर की ओर है, और ये क्या है, प्लेन में है। तो HC और HD वो डीशील्डेड होंगे। इसको मैं पढ़ाऊंगा, HA HB HC और HD। HD यहाँ पे हाइड्रोजन को बोल रहा है ना। ये ऑर्डर ऑफ शील्डिंग है, इसको मैं NMR में पढ़ाऊंगा। अब शील्डिंग पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मान लो तो पूरा मेरे को 1 घंटा शील्डिंग की शील्डिंग समझाने में लग जाएगा। फिर अपन NMR में आए थे नहीं, तो शील्डिंग डिशील्डिंग का मतलब है क्या। तो ये याद रखना, ये वाले जो प्रोटॉन होते हैं वो डिशील्ड मतलब शील्डेड होते हैं। ये वाले प्रोटॉन क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं। चलो बस। और होमो एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है ना, होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, वो कौन सी कैटेगरी का है, वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी का है। एक्चुअल में वो एरोमेटिक कैटेगरी का मत लिख देना भैया, उसको क्या है, वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी का है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी में आता है, नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आता है। चलो आगे चलो, 3 मोल H2 दिया है ना, क्या दिया है, 3 मोल H2 दिया है। 3 मोल H2 दिया है, तो कौन कौन सा डबल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे, ऐसा बोल रहा है ना।
चलो समझाता हूँ इसको, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। ये ए है और ये बी और बी रिंग है ना। अब वो 3 मोल क्या दे रहा है, 3 मोल H2 दे रहा है। मतलब कितने डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है, 3 डबल बॉन्ड। क्या रिड्यूस करना है, 3 डबल बॉन्ड। वो कौन से 3 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे, देखो 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 इधर ध्यान से देखो। इसको वो रिड्यूस किया है, तीनों डबल बॉन्ड को। क्यों, इसको रिड्यूस करने से, इसको देखो, इन तीनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने से क्या हो गया है, इस रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी खत्म। ये एंटी एरोमेटिक रिंग है ना बीच में, इस रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी खत्म, इसकी भी एंटी एरोमेटिसिटी खत्म और इसकी भी एंटी एरोमेटिसिटी। एक रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हुई बीच वाले की, और 3 रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर है। मान लो की बात, मैं इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता, तो क्या होता, 3 रिंग की एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाती और 3 रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाती। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी ज्यादा खत्म हो, एरोमेटिसिटी कम खत्म, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया है, ए वाले रिंग का तीनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया है, बस बन गया। क्या है, बन गया भाई। ठीक है, चलो बना बुनाया है आपके कॉपी में, है ना, बना है ना। चलो चलो आगे चलते हैं, मिटा दूं। चलिए, अब फिर सोडियम लिथियम पोटेशियम से रिएक्शन कराया है, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ना मेटल हाइड्राइड जो होते हैं H+ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, H+ निकालते हैं, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखो ये क्या करेगा, ये मेटल हाइड्राइड होते हैं ना, ये आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, H+ निकाल के क्या बनाते हैं, कंपाउंड को एरोमेटिक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एरोमेटिक कर देते हैं, और कुछ भी काम नहीं है यार, है ना। देखो ये पहला एग्जांपल वैसी है, दूसरा एग्जांपल वैसी है, तीसरा एग्जांपल वैसी है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 पोटेशियम दे दे, 2 सोडियम दे दे, 2 लिथियम दे दे, ये उतने इलेक्ट्रॉन देंगे जिससे सिस्टम क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा एरोमेटिक हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक जगह मेरे को बताना पड़ेगा, जो है देखो ध्यान से, ये देखो ये पोटेशियम क्या करेगा, 2 बार है पोटेशियम, 2 बार पोटेशियम क्या करेगा, देखो तो पहले देखो आप लोग, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर, मतलब ये बॉन्ड ऊपर चढ़ रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये 2 पोटेशियम है ना, मतलब ये क्या करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा 2k+ बनाएगा। क्या बनाएगा 2k+। तो एक बार इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा रेडिकल, है ना जी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा ये एनायन बन जाएगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना मतलब क्या एरोमेटिक, बस काम खत्म। बस ऐसे किया है और कुछ भी नहीं किया है उसने यार। मतलब पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एल्कली मेटल्स आर हाईली रिड्यूसिंग इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनाते हैं कैटायन बनाते हैं। वही तो बात है और कुछ नहीं। तो काम हमको वो कराना है जिससे सिस्टम में क्या आ जाए एरोमेटिसिटी आ जाए, बाकी काम को नहीं करना। बस 100 बात की एक बात, हमको वो काम कराना है जिससे सिस्टम में एरोमेटिसिटी आ जाए, उतने इलेक्ट्रॉन हम देंगे यार, बाकी से हमारा कोई वास्ता नहीं। चलो तो देखो आगे एग्जांपल समझ आ रहे हैं क्या आप लोगों को। पेंटालिन, पेंटालिन में भी 2 नेगेटिव आ गया तो देखो 2 4 6 8 10 ना, ऐसे ही समझ आ गया क्या सब चीज, समझ आ गया क्या जी। तो आप लोगों को जो कट लगा दिख रहा है वहां पर सिस्टम क्या है एरोमेटिक नहीं बन रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कट लगा दिख रहा है ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस भी नहीं होगा, है ना। बस, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है यार, ये नहीं आते हैं। अब क्लासिफाई द मॉलिक्यूल्स इनटू एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। बना पाओगे, बना पाओगे, आंसर तो नहीं है इसका, खाली छोड़ दिया है इसने। देखो ये देखो, बना के लाना सर, मेरे पास है इसका आंसर, मैं बता दूंगा सबका, समझ जाओगे क्या, बना लोगे ना इसको। बताऊं जैसे कि जैसे प्रेडिक्शन मैं बताता हूं, देखो देखो ध्यान से। C6H4 क्या है ये, C6 मतलब 6 कार्बन है, ये बेंजीन रिंग बना लिए, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। पॉजिटिव चार्ज तो DH नहीं है मैडम, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है ना, हमको 2 हाइड्रोजन निकालना है। मेरी बात तो सुनो, मैं वहां तक कैसे जा रहा हूं उसको तो देखो यार। मैं 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है ना, अब क्या कर रहा है वो 2 हाइड्रोजन को कम कर रहा है। अरे 2 हाइड्रोजन कम कब होता है जब बेंजाइन बनता है। बन गया C6H4। आप लोग तो पहले से आंसर प्रेडिक्ट कर ऐसे जाना है ना आप लोगों को, समझ रहे हो ना बात को। बेंजाइन एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। चलो बाकी के करके लाना भाई, फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलो अब देखते हैं एनिलेशन इफेक्ट। क्या इफेक्ट, एनिलेशन इफेक्ट, एनुलेशन बोलते हैं, एनिलेशन लिख दिया इसमें, एनुलेशन। एनुलेशन मतलब एनुलेशन मतलब रिंग का जुड़ना, और है ना, रिंग का और जुड़ना को क्या बोलते हैं एनुलेशन इफेक्ट, है ना। अब इसमें क्या है, जैसे 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 एरोमेटिक रिंग में, जैसे जैसे एरोमेटिक रिंग में और रिंग जुड़ते जाते हैं तो क्या होते जाता है सिस्टम की एरोमेटिसिटी कम होते जाती है। सिस्टम की एरोमेटिसिटी क्या होते जाती है कम होते जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं पॉलीसाइक्लाइजेशन इफेक्ट या एनुलेशन इफेक्ट। इससे पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी आती है। क्या आती है, पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी क्यों आती है, क्योंकि कई पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं 2 रिंग में कॉमन हो जाते हैं। 2 रिंग में कॉमन हो जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा ना, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर रिंग जब कम होता है तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग भी कम हो जाएगा। इसलिए बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नेफ्थलीन, उसके बाद एंथ्रासीन होता है। समझ आ गया क्या।
समझ गए ना बातों को? रिंग पे रिंग जुड़ते जाएगा तो पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से डिलोकलाइजेशन भी कम होगा, इससे रेजोनेंस एनर्जी भी कम हो जाएगा पर रिंग, है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबल यार, वो तो रिंग के ऊपर रिंग जुड़ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड वाला रिंग है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात कहाँ। चलो भैया देख लो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। अलग पलटो, पेज पलटो भैया, एबीसी। पहला है एच ए, एरोमेटिक, फिर एक रिंग जुड़ गया, एरोमेटिसिटी थोड़ा कम, दो रिंग जुड़ गया, एरोमेटिसिटी बहुत कम। आप क्या लोग कैसे लोग करते हैं कि भैया दो रिंग जुड़ रहा है, डिलोकलाइजेशन बढ़ रहा है, एरोमेटिसिटी भी बढ़ जाएगा। एक पेपर में एक जने वैसे टिक किया और मेरे को मतलब माना ही नहीं, मैं बोला भाई ऐसे नहीं होता, नहीं भाई ऐसे ही होगा, दिमाग तो लगा तू। हाँ ठीक है भाई। फिर बाद में मिला था, अरे भाई तू सही बोल रहा था यार। मैं बोला भाई मैं सही ही बोलता हूँ, इसलिए बोला था तेरे को गलत बना के आया है। ठीक है ना, चलो भैया आगे चलो, आगे चलो। दो एक, ये क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिलोकलाइजेशन एनर्जी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। डिसोसिएशन एनर्जी दिया है क्या? अच्छा डिसोसिएशन एनर्जी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसमें डिलोकलाइज्ड होगा? तो देखो जो थर्ड नंबर का है ना जी, थर्ड नंबर का क्या है, मल्टीपल बॉन्ड से लगा हुआ लोन पेयर है। जब भी कभी मल्टीपल बॉन्ड से कोई एटम लगा होगा ना, उसका लोन पेयर क्या होता है, ऑलवेज लोकलाइज्ड होता है। क्या बोला मैंने कि ऐसा कोई एटम जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो और उस पे लोन पेयर लगा हो, जैसे पिरिडीन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, वो ऑलवेज क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। और पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है ना, वो कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, है ना। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को बियर करने की टेंडेंसी कौन रखता है ज्यादा, नाइट्रोजन, है ना, पॉजिटिव चार्ज बोला ना, तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी नाइट्रोजन वाले की ज्यादा, फिर ऑक्सीजन वाले की, फिर तीसरे नंबर का जो विथड्रॉइंग इफेक्ट दे रहा है। ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं लगता मेरे को, छोड़ो पढ़ लेना लेकिन भाई, ठीक है। मतलब ये एरोमेटिसिटी हुई तेरे से रिलेटेड नहीं है। अब देखो भैया एरोमेटिसिटी हुआ खत्म, अब आ जाओ बॉन्ड क्लीवेज। चलो क्या, बॉन्ड क्लीवेज कौन सी क्लास में पढ़ते थे हम लोग, क्लास 11, है ना। उसके बाद फिर कहां पढ़े, बीएससी फर्स्ट ईयर, उसके बाद फिर कहां पढ़े, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, यही तो हमारा सिलेबस है ना। आप परीक्षा बोर्ड उठा लो किसका, बीएससी का, और उसके सिलेबस को देखो और एमएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस को देखो, मतलब मैटर को देखो, सेम वही है। तो हम आगे कहां बढ़ रहे हैं, 11th में भी वही है, फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी, मतलब बीएससी में भी वही है, फिर एमएससी में भी वही है, तो इंप्रूवमेंट कहां है। चलो भैया, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, चलो भैया देखते हैं, ध्यान से इधर देखो, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और इधर देखेंगे हम लोग हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक मतलब बराबर बराबर का बंटवारा, तो यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को, फ्री रेडिकल मिलेगा, क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में ना ये डिपेंड करेगा
बॉन्ड के नेचर पर, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा भैया, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे हमको, कैटायन और एनायंस मिलेंगे। चलो ये है, और आगे कंडीशंस है मैं पढ़ देता हूं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेडिकल बनता है, रेडिकल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, सबको पता है, और इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। रेडिकल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडिकल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, पैरामैग्नेटिक होता है उसको कौन डिटेक्ट करता है, ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं CIDNP। क्या नाम है उसका, CIDNP। क्या फुल फॉर्म होता है उसका, केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन, है ना, केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन, उस टेक्निक से हम लोग किसको डिटेक्ट करते हैं, फ्री रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं। केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन टेक्निक से हम लोग ESR और CIDNP से डिटेक्ट करते हैं। कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज, कंडीशन फॉर होमोलिटिक क्लीवेज, तो हमको फ्री रेडिकल्स बनाना है भाई, है ना, प्रेशर से दोनों इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए हमको क्या लगता है, हाई टेम्परेचर, हाई एनर्जी और यूवी का सोर्स, फोटोन, वेपर फेज, प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर्स, दैट मींस पेरोक्साइड्स। रेडिकल इनिशिएटर्स किसको बोलते हैं, पेरोक्साइड्स को बोलते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ, कैटलिस्ट है या रेडिकल इनिशिएटर है वो पेरोक्साइड जो, क्योंकि पहले खुद क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है, और रेडिकल बना के दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच के क्या करता है, रेडिकल को जनरेट करता है। तो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल है, ये देखो, मतलब पेरोक्साइड रेडिकल इनिशिएटर। तो पेरोक्साइड का समझ आ गया मैकेनिज्म क्या है। फिर ये AIBN है दूसरा, देखो AIBN, एजाबिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल, एजाबिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल, ये भी क्या है, ये भी क्या है भाई, रेडिकल इनिशिएटर है। तो आप कहीं पे भी AIBN देखें वो क्या जनरेट करेगा, रेडिकल जनरेट करेगा, एजाबिस आइसोब्यूटाइरो नाइट्राइल। चलो नोट लिखा है इसने, फॉर हेट्रोलिटिक क्लीवेज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड देन होमोलिटिक क्लीवेज, बिकॉज अपन को क्या करना पड़ता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दो एटम के बीच, उसको तोड़ना पड़ता है, इसलिए हमको होमोलिटिक क्लीवेज से ज्यादा एनर्जी हेट्रोलिटिक क्लीवेज में लगती है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ये जो हम लोग बोल रहे हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, कहीं पे भी ज्यादा और कहीं पे कम भी लगता है, ठीक है ना, कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम लगता है, लिखा है नोट में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोवर्शियल है। हाँ वो तो होगा ही, वैसे ही होता है तभी टूटता है, लेकिन हम एनर्जी की बात करते हैं तो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। कई बार रेडिकल आसानी से बन जाता है, कई बार रेडिकल नहीं बनता, है ना भाई, कई बार आयन जल्दी बन जाता है। अब जैसे कि मैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराऊं किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में मैं करा लूं, हेलोजन एक्सेप्टर के प्रेजेंस में कराऊं, कुछ नहीं देना पड़ेगा, लाऊंगा AgNO3 मिलाऊंगा, तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाएगा कार्बोकेटायन, हो गया ना हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो रिएजेंट टू रिएजेंट वेरी करेगा, इसलिए बोल रहा हूं ये जो पॉइंट लिखा है थोड़ा कंट्रोवर्शियल। बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड है, जो बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्टर दिया है, लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है किसके लिए, तो सॉल्वेशन ऑफ आयन बाय पोलर सॉल्वेंट टेक्स प्लेस बिकॉज सॉल्वेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन इनवॉल्व। देखो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होता है ना उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है,
तो एनर्जी रिलीज होने वाला है सॉल्वेशन से, इसलिए हमको क्या लगता है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगता है, लो टेम्परेचर लगता है, लेकिन एनर्जी किससे मिल जाती है, सॉल्वेशन से। सॉल्वेशन मतलब जैसे कोई चीज को घोलते हैं ना, तो कोई चीज गर्म होता है, तो वहां मतलब क्या निकल रहा है, सॉल्वेशन एनर्जी निकल रहा है। कई चीज क्या होता है, घोलने से ठंडा हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहां पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आयन को चारों तरफ से घेरते हैं, जैसे ही घेरते हैं ना, क्या होता है, उसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन एनर्जी। इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, लो रिक्वायर्ड होता है। अब आ जाओ भैया, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्या क्या पढ़ना है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, यूलाइड और इनामिन। कितने हैं, 8 है ना, 8 है। चलो आते हैं अब कार्बोकेटायन पे। कार्बोकेटायन पे आते हैं भाई, पूरा चीज पढ़े पढ़ाए हैं कार्बोकेटायन का, सिर्फ प्रिपरेशन बस नहीं पढ़े, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी सब निकाल सकते हैं आप लोग। चलो लगे हाथ, कार्बोकेटायन चालू किया जाए। मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, घर में जाके प्लीज पढ़ लेना भैया, खाली मत छोड़ना, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी का सगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत दूर भगाए गए। चलो भैया देखो इधर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो ऑर्बिटल होता है पीजेड, वो क्या होता है, वैकेंट होता है, इसी में पॉजिटिव चार्ज लाई करता है ना। और ये कैसे बनता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से बनता है। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये क्या है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है ना। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है मतलब कार्बोकेटायन कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इतना समझ आया क्या कार्बोकेटायन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp2, स्ट्रक्चर कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। नेचर कैसा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। चलो भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। ब्रिज हेड में कार्बोकेटायन एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रिज हेड में, ब्रिज हेड जो पोजीशन होता है ना, वहां पर क्या नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बोकेटायन एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रेड्स रूल में पढ़ाऊंगा आगे चल के आप लोग। तो ये जो अभी जो बनाया हूं ना नॉर्बोर्निल सिस्टम, ये क्या सिस्टम है, नॉर्बोर्निल सिस्टम है ना। तो यहाँ पर जो ये जो ब्रिज बना है वो एक ही कार्बन का है। क्या बना है, ये ब्रिज बना है वो एक ही कार्बन का है। तो एक ही कार्बन के ब्रिज है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करता है, थोड़ा ऐसे होता है ऐसे, इसलिए वो प्लेनरिटी नहीं आती है। तो ये जो होता है, ये डबल बॉन्ड, ये जो कार्बोकेटायन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसी के जगह इस ना ब्रिज को मैं क्या करूं, इस ब्रिज को ना बढ़ा दूं, इस ब्रिज को बढ़ा दूं, 2 कार्बन का कर दूं यार, तो क्या हो गया, अब ये प्लेनर हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा, थोड़ा प्लेनर हो जाएगा। पहले क्या था, स्ट्रेंथ ऐसे मुड़ा था ना ब्रिज, मतलब ये बुक है, ये बुक है जी, ये तो यही तो नॉर्बोर्निल सिस्टम है। और ब्रिज लगाया हूं 1 कार्बन का, तो एक बॉन्ड कैसे आया है, ऐसे, एक बॉन्ड कैसे गया है, ऐसे। तो ये वाला बॉन्ड जो आया है, अगर वो ऐसे हो जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगा ना। तो इस ब्रिज में कार्बन की संख्या बढ़ाते जाऊंगा तो ब्रिज कैसे होते जाएगा, ऐसे सीधा होते जाएगा, है ना। समझ में आया क्या आप लोगों को। चलो तो एक और मतलब ये और कार्बन की संख्या ब्रिज में मैंने बढ़ा दिया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 2 और 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, ये आया हुआ है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 2
1। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 2 1। चलो दिया हुआ है सारा चीज। देखो भैया क्या देखोगे? प्रिपरेशन। आ जाओ तो प्रिपरेशन कराता हूं मैं फटाफट। कोई भी एसिड समझ रहे हो क्या? एसिड का मतलब क्या होता है? क्या होता है एसिड का मतलब? एसिड का मतलब एसिड होता है यार उनका। तो H प्लस कौन दे सकता है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड HCl, HClO4, PTSA, TSOH। PTSA और ये तो दोनों सेम चीज है यार, तो सैलिक एसिड। समझ रहे हो क्या? तो ये होगा। और देखो इलेक्ट्रॉन, अभी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? सेम है ना। तो बॉन्ड किधर की भी ओर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर की ओर शिफ्ट होगा उधर को H दे देंगे और इधर क्या आ जाएगा? H प्लस। अब आप लोगों को ना मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से कार्बोकेटाइन जनरेट करना सिखा रहा हूं। देखना ध्यान से, इधर देखो, छोड़ो उसको, उसमें कुछ नहीं, बकवास एग्जाम्पल है। इधर देखो, ये H प्लस, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? इधर ना। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वहीं पे क्या दे दो? H प्लस। ये CH2 था, क्या बन जाएगा? ये CH3। यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस वाले को लिखो, इस वाले को लिखो। देखो इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे, यहां ये CH3 बन गया और यहां पॉजिटिव। क्या कार्बोकेटाइन बनाइए? बेंजाइलिक। क्या बना? बेंजाइलिक। तो जो स्टेबल होगा ना, जो स्टेप उधर शिफ्ट कराना भैया। जैसे कि देखो ये देखो इधर शिफ्ट कराया है, इधर शिफ्ट कराने से यहां क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड। क्या बन गया? ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। हेलोजन डेरिवेटिव से, ये किससे बनाए हम लोग? एल्कीन से। आ जाओ आ जाओ, पलटो पलटो। एल्कीन से समझ आ गया? कुछ नहीं है उसमें। दूसरा नंबर का पॉइंट है फ्रॉम हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन डेरिवेटिव से समझ गए क्या? कोई RX है, उससे क्या करोगे? हम लोग कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है। कौन से कंडीशन में पोलर प्रोटिक? SN1। पोलर प्रोटिक कौन से कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग? SN1। पोलर प्रोटिक कौन से कंडीशन में हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं? SN1। हेलोजन कैरियर या हेलोजन एक्सेप्टर लगा दे तो भी क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन हेलोजन कैरियर के कंडीशन में कार्बोकेटाइन तब बनेगा जब कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा। 3 डिग्री, बेंजाइलिक, सब्स्टिट्यूटेड, एरोमेटिक, ये सब रहेगा तब बनेगा ज्यादातर, है ना। हेलोजन एक्सेप्टर के केस में, मतलब हेलोजन एक्सेप्टर के केस में मतलब AgNO3 इसके केस में। लेकिन हम लोग AlCl3 वगैरह यूज करते हैं तो हर कंडीशन में कार्बोकेटाइन बनता है ना। हम लोग AlCl3 यूज करेंगे ना तो हर कंडीशन में कार्बोकेटाइन बनेगा, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कुछ भी डिग्री। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। चलो तो ये AlCl3 रहता है ना एनहाइड्रस
एक्चुअल में क्या है ये? कैटलिस्ट है। ये क्या है? ये कैटलिस्ट है, लेकिन ये साथ में और बहुत सारा काम करता है। तो ये क्या कार्बोकेटायन बन जाएगा? ये बेंजाइलिक बन गया। क्या बन गया? ये बेंजाइलिक बन गया। SbF5 दिया है तो क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपिल कैटायन। एक ब्रोमीन, ये भी आया हुआ एग्जांपल है जी, ये आया हुआ है ना नेट के पेपर में, कहीं ना कहीं ये आया है। AgNO3। ये बताओ एरोमेटिक है कि नहीं? 2 2 4 और 2 6 है ना एरोमेटिक, और पूरा डिलोकेलाइज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल से कार्बोकेटायन बनता है? हाँ बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, E1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? E1 रिएक्शन जब होता है तो अल्कोहल में जब हम लोग क्या देंगे? एसिड देंगे ना, तो एसिड देंगे तो क्या होगा? ROH2 प्लस, ये H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है ना? तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो यही क्या हो जाएगा? अल्कोहल के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। अल्कोहल के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोग पढ़े हैं ना। अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कब? जब CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना भैया वीडियो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 1। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट 1 वीडियो है, टीचमेंट में डला हुआ है, देख लेना। वो इनरोल हो गई हुई कि नहीं टीचमेंट में? ऑनलाइन में हो जाना ना, वीडियोस हैं पूरे, देखते जाना। मैं तुमको आज लिंक भेज दूंगा, इनरोल एज स्टूडेंट करना, मेरे पास रिक्वेस्ट भेजना, मैं वो कर लूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, इधर हो गया क्या? इधर का देखो। और एक चीज थोड़ा सा, ये क्या काम करता है? ये जो लुईस एसिड देते हैं ना हम लोग, लुईस एसिड जो है, लुईस एसिड BF3, तो ये क्या करेगा? ये लुईस एसिड ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा जी। देखो इधर ध्यान से देखो, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये BF3 ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो ग्रुप है वो क्या बन गया? लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? ये लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? लिविंग ग्रुप। तो ये लुईस एसिड ना OH ग्रुप को क्या बनाने की कोशिश काम करते हैं? लिविंग ग्रुप बनाने का काम करते हैं, और ये निकल जाते हैं। और इसके निकलने से, थोड़ा ही हीट करने से, प्रेशर देने से निकलने से क्या बन जाता है? कार्बोकेटायन बन जाता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बन जाता है। ठीक है क्या? आगे चलो। हाँ जी, एसिल हैलाइड देखिए, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा ऐसे, तो ये बनता है R। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कई बार ना ये जो है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है और क्या बनता है? ये एल्किल कार्बोकेटायन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है? या कार्बोनाइल लिगेंड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो जब भी कभी एसाइलेशन वगैरह हम लोग कराते हैं ना, तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको? थोड़ा बहुत एल्किल कार्बोकेटायन वाला प्रोडक्ट भी हमको मिलता है।
फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। तो डाइएजोनियम सॉल्ट जो है ना N2 एक अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है हिट करने से और हमको कार्बोकेटायन मिलता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया है एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट दिया है ऐसे। तो एरोमेटिक डाइएजोनियम जो सॉल्ट होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू रेजोनेंस के कारण जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब वो ट्रिक जो बताने वाला था, ये देखो दुनिया भर का क्या क्या लिखा है, मैं बताता हूं आपको एक ट्रिक। देखो इधर याद रखोगे अमसर हिस्सा AMSRHIS, ठीक है, ये ऑर्डर होगा एकदम ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब देखो ये एरोमेटिक क्या है, ये मिसलेनस, ये सिखाऊंगा क्या है मिसलेनस। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है, रेजोनेंस। ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या है, इंडक्टिव। ये क्या है, %S। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। सिंपल सा तरीका है ना, लिख लो भैया। एरोमेटिक तो पता है सबको, क्या बताना है मेरे को, सिर्फ मिसलेनस बताना है। क्या बताना है, मिसलेनस। सब्स्टिट्यूटेड भी पता है ना सबको, चलो मिसलेनस देख लो यार, उसको लिख लो, मैं तब तक मिसलेनस तैयार करता हूं। ये है मिसलेनस। ये क्या है, मिसलेनस। मतलब ये जो साइक्लोप्रोपाइल जो कैटायन होता है ना उसमें एक और जोड़ देते हैं, है ना, तो एक और कार्बन जोड़ देते हैं CH2, तो क्या बन जाता है, मिसलेनस कार्बोकेटायन। और ये मिसलेनस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ये ऑब्लिक ओवरलैपिंग होता है। ऑब्लिक मतलब तिरछा, तिरछा ओवरलैपिंग होता है, रिंग में स्ट्रेन होता है, उस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर के पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है, रिएक्ट करती है, और उसको क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की ओर शिफ्ट करके इनको स्टेबल करता है, इस पॉजिटिव चार्ज को। इस ओवरलैपिंग के कारण, इस स्टेबिलिटी के फैक्टर के कारण ये एरोमेटिक के बाद इन लोगों की स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि मिसलेनस कार्बोकेटायन की, मिसलेनस कार्बोकेटायन में इंटरेक्शन किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज और ऑब्लिक ओवरलैपिंग वाले बोनाना बॉन्ड का। बेनाना बॉन्ड मतलब
पहला वाला जो बॉन्ड ऐसे तिरछा रहता है ना, उस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहता है भाई, ऐसा उभरा हुआ रहता है। उभरा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे इंटरेक्ट करता है, ऊपर के पॉजिटिव चार्ज से, और उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, समझ गए क्या? ये लिख लिए ना, इसको लिख लिए ना। इंडक्टिव में स्टेबिलिटी जब देखते हैं तो ये CH3, CD3 और ये CT3 वगैरह में देखते हैं। परसेंटेज में जब देखते हैं ना, परसेंटेज की जरूरत हमको पड़ेगी यहाँ पे, यहाँ पे। वैसे आपके इसमें बना हुआ है यहाँ, एंटी एरोमेटिक का पता है, रेजोनेंस का पता है, सब्स्टिट्यूटेड का पता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूटेड में ROCH2 प्लस सब्स्टिट्यूटेड है RNHCH2 प्लस ये सब्स्टिट्यूटेड है RSCH2, ये सब्स्टिट्यूटेड है, पता है सब। कहां तक पहुंचे भाई? चलो आगे आए, इसको बनाएंगे। इसको बना लिए क्या? बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है, लिख लो भाई, यही तो तरीका है, आंसर हमेशा याद रखना भाई। चलो एक आध दो एग्जांपल करता हूं फिर छोड़ता हूं, है ना। 7:30 हो गए। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन in decreasing order of their stability। चलो भैया देखो इधर ध्यान से, ये कैसा है, बेंजाइलिक है, ये कैसा है, एलाइलिक है, ये कैसा है, डबल एलाइलिक है। मांग लेते हैं देखिए। चलो वही ना, देखो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, मिसलेनस। क्या है जी, मिसलेनस। चलो समझ आ गया क्या सबको? इधर मिटा दें, चलो भैया मिटा देते हैं। चलो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल, एरोमेटिक, मतलब कौन सा नंबर, पहला ना, पहला। फिर और एरोमेटिक है क्या, और एरोमेटिक है क्या, क्या है, मिसलेनस, कौन सा नंबर, छठवां, छठवां नंबर है ना यार। दे देते हैं नंबर भैया, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद कौन स्टेबल हो जाएगा, बेंजाइलिक दूसरा, फिर डबल एलाइलिक, सिंगल एलाइलिक, फिर एंटी। समझ गए ना बढ़िया से? चलो एक हाथ और कर लें, कर लोगे क्या? चलो भाई ठीक है, फिर आप लोग ना
ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1-2 कर लेना और जो बचा है मैं करा दूंगा। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट सीखने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूं। रीअरेंजमेंट सीखना बहुत जरूरी है भाई। मैं कल सिखाऊंगा पूरा कैसे रीअरेंजमेंट होगा,